हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी औषधियाँ। तो ये सुर्खियों में क्यों है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ है। इसने सभी राज्यों और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको 35 अस्वीकृत एफडीसी औषधि हैं इनके विनिर्माण, बिक्री और वितरण को रोकने का निर्देश दिया है। ध्यातव्य है कि सीडीएससीओ भारत में औषधियों, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों हैं उनके लिए शीर्ष विनियामक की संस्था है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी औषधि के बारे में जान लेते हैं। दो या दो से अधिक सक्रिय औषधि सामग्रियों एपीआईएस है, उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई एकल खुराक वाली जो दवा है उसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। एपीआई जो है ये वास्तव में किसी निर्मित औषधि जैसे टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल आदि इसका जैविक रूप से सक्रिय घटक है जो रोगों के उपचार में वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। किसी एफडीसी है उसको एनडीसीटी नियम 2019 है। इसके तहत तब नई औषधि माना जाता है जब यह निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करते हैं। फर्स्ट है, यह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए पहले से स्वीकृत दो या अधिक औषधियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई, तथा सेकंड है, यह अपने दावों में बदलाव करने के साथ साथ पहले से स्वीकृत एफडीसी है इसमें औषधियों के अनुपात को बदल देती है। एफडीसी औषधियों को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो क्यों दी जाती है इसको प्राथमिकता? फर्स्ट है बेहतर चिकित्सीय परिणाम। तो संयुक्त औषधि है इनके बीच बेहतर सक्रियात्मक प्रभाव जब तर्कसंगत रूप से चुना गया हो देखने को मिलता है। रोगी व्यक्ति द्वारा चिकित्सीय निर्देशों को बेहतर ढंग से अनुपालन। कई औषधि हैं उनको एक ही टैबलेट या कैप्सूल में मिलाने से गोली है उनका बोझ कम किया जा सकता है। थर्ड है उपचार की लागत में कमी। तो कई अलग अलग औषधियों को खरीदने की तुलना में संयुक्त उत्पाद जो उपचार है इसकी लागत को ये कम करते हैं। भारत में फार्मा उत्पाद हैं उनका विनियमन। तो फर्स्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम 1945। भारत है इसमें दवाओं और प्रसाधनों मतलब कॉस्मेटिक्स हैं इनके आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री है उसको ये नियंत्रित करता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ तो जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है इसके अंतर्गत महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डीजीएचसी इसके अधीन कार्य करता है और भारत की राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत सीडीएससीओ ये दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल ट्रायल के संचालन, दवाओं के मानक तय करने तथा देश में आयातित जो दवाएं हैं इनकी गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण तो राज्य स्तर पर लाइसेंस जारी करने, निरीक्षण करने और दवा कानूनों के अनुपालन इसको सुनिश्चित करने के लिए सशक्त हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए तो ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधान है उनको ये लागू करता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम है उनकी अनुसूची में एम है इसमें जीएमपी का प्रावधान है जो डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश है उसके अनुरूप है। संबंधित सुर्खियां। श्रेष्ठ पहल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है इसने राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ है इसका शुभारंभ किया है। ये राज्य औषधि विनियामक व्यवस्थाओं को मानकीकृत और मजबूत करने की दिशा में एक क्या है राष्ट्रीय पहल है। श्रेष्ठ के बारे में जान लेते हैं। तो ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ है इसकी पहल है। उद्देश्य देख लेते हैं। तो देश भर में राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना तथा यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षित दवाइयां और इनसे जुड़े गुणवत्ता मानकों को निरंतर पूरा किया जाए। नेक्स्ट है सुर्खियों में वैक्सीन। तो इसमें फर्स्ट है टीके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टीकों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं टीके। तो फर्स्ट है जीवित छिड़ित टीके, लाइफ एटेनुएटेड वैक्सीन।
इनमें जीवाणु या विषाणु से प्राप्त कमजोर किए गए जीवित रोगजनक होते हैं। उदाहरण के लिए है खसरा, मम्पस और रूबेला MMR वैक्सीन। नेक्स्ट है निष्क्रिय या मृत टीके, इनएक्टिवेट और डेड मेडिसिन वैक्सीन। तो इनमें निष्क्रिय मतलब जो मृत रोगजनक है उनका उपयोग किया जाता है, जो रोग उत्पन्न किए बिना प्रतिरक्षा विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए है पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। नेक्स्ट है सब यूनिट या अकोशिकीय टीके, सब यूनिट और एसुलर वैक्सीन। तो इनमें जीवाणु या विषाणु की सतह से प्राप्त पॉलीसैकेराइड या प्रोटीन शामिल होते हैं। सब यूनिट टीकों के प्रकार देख लेते हैं। तो कौन कौन सा है? टॉक्सॉइड वैक्सीन, यह जीवाणु द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थ है, उसको निष्क्रिय करके उनका उपयोग करता है, न कि स्वयं जीवाणु को लक्ष्य बनाता है। उदाहरण के लिए डिप्थीरिया टीका। नेक्स्ट है कंजुगेट वैक्सीन। तो इसमें रोगजनक के 2 विशिष्ट भागों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए है ज़ाइवैक TCV, स्वदेशी रूप से विकसित टाइफाइड का टीका। फिर है हमारा थर्ड रिकॉम्बिनेट टीका। तो इसमें जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु या जो विषाणु है, इसके DNA के एक छोटे भाग का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए है हेपेटाइटिस B टीका, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन। नेक्स्ट है DNA या RNA का टीका। तो रोगजनक जीवाणु या विषाणु की आनुवंशिक सामग्री DNA या RNA मानव कोशिकाओं में प्रविष्ट कराई जाती हैं। उदाहरण के लिए HIV टीका। नेक्स्ट है एडफेल्सीवैक्स वैक्सीन। तो ये सुर्खियों में क्यों है? जो भारत सरकार है, इसने अपनी पहली स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन एडफेल्सीवैक्स निर्माण के लिए जो निजी कंपनी है उनको लाइसेंस दिया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो ये जो वैक्सीन है, ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान है, इसके साथ मिलकर तैयार की जा रही है। इसमें ICMR है, इसका क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर और राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान सहयोग कर रहे हैं। एडफेल्सीवैक्स वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी प्रजाति, इसको 2 चरणों में लक्षित करना। मौजूदा जो वैक्सीन है, ये केवल एक जीवन चरण को लक्षित करती हैं। वहीं एडफेल्सीवैक्स है, ये परजीवी के जीवन चक्र के 2 महत्वपूर्ण जो चरण है उनको लक्षित करती हैं, जैसे प्री एरिथ्रोसाइटिक यकृत चरण तथा संचरण सेक्सुअल चरण। रिकॉम्बिनेट कैमरिक वैक्सीन। तो कैमरिक वैक्सीन से तात्पर्य उस वैक्सीन से है जो परजीवी के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों से एंटीजन है उसको एक एकल इम्यूनोजन में संयोजित करती है। मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो मलेरिया एक प्राणघातक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, इसके कारण होती है। ये हमें याद रखना है, किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, इसके कारण होती है मलेरिया बीमारी। तथा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ये संक्रमित मादा एनाफ्लिस जो मच्छर है उनके काटने से फैलता है। 5 प्लाज्मोडियम प्रजातियों से मनुष्य हैं उनको मलेरिया होता है। कौन कौन सी हैं ये? P. falciparum, P. vivax, P. मलेरिया, P. ओवले और P. नॉलेसी। नेक्स्ट है ऑन्कोलिटिक एवं व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन। तो ये सुर्खियों में की है। तो रूस कैंसर है, इसके उपचार के लिए ऑन्कोलिटिक वैक्सीन, एंटेरोमिक्स और व्यक्तिगत mRNA कैंसर वैक्सीन विकसित कर रहा है। एंटेरोमिक्स ऑन्कोलिटिक वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। तो ऑन्कोलिटिक वैक्सीन है, ये एक प्रकार की कैंसर चिकित्सा है जो कैंसर कोशिकाओं को सीधे मारने और ट्यूमर रोधी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है उसको प्रेरित करने के लिए ऑन्कोलिटिक वायरस है OV, उसका ये उपयोग करती है। एंटेरोमिक्स 4 गैर रोगजनक वायरसों के संयोजन पर आधारित है जिनमें घात कोशिकाओं को नष्ट करने और साथ ही रोगी की ट्यूमर रोधी प्रतिरक्षा को सक्रिय करने की क्षमता होती है। व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। तो व्यक्तिगत वैक्सीन पर्सनलाइज्ड वैक्सीन
प्रत्येक रोगी के ट्यूमर के आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर एक विशिष्ट वैक्सीन तैयार किया जाता है जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको कैंसर कोशिकाओं की पहचान करना सिखाता है। mRNA वैक्सीन, तो mRNA टीके एक प्रकार के टीके हैं जो मैसेंजर mRNA है। इसके एक छोटी टुकड़े का उपयोग करके हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको वायरस के लिए विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश देते हैं। mRNA वैक्सीन है, इसके फायदे देख लेते हैं। तो क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट है तीव्र विकास, रैपिड डेवलपमेंट। तो वायरस है, इसका आनुवंशिक अनुक्रम जेनेटिक सीक्वेंस है, ये मिलते ही mRNA जो वैक्सीन है ये जल्दी से तैयार की जा सकती है। मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, तो ये एंटीबॉडी और टी जो कोशिकाएं हैं दोनों प्रकार की इम्यूनिटी को सक्रिय करती हैं जिससे समग्र सुरक्षा मिलती है। थर्ड है जीवित वायरस है, उसकी जरूरत नहीं, इसमें जो असली जीवित वायरस है उसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए जो बीमारी फैलने का खतरा है वो भी नहीं होता और यह प्रभावशीलता बनी रहती है। यह वैक्सीन प्रोटीन उत्पादन को सक्रिय करने के लिए लिपिड नैनोकणों में संग्रहित आनुवंशिक सामग्री को शरीर में पहुंचाती है। इनसे जो शरीर है इसको ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए संकेत प्राप्त होता है जो एंटीजन नामक रोगजनकों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं को यह निर्देश देती है कि वे कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन जैसी प्रतिकृति कॉपी बनाएं। सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA वैक्सीन, जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल निपा वायरस से निपटने के लिए एक अग्रणी सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA saRNA वैक्सीन विकसित कर रही है। यह कदम कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेरेडनेस इनोवेशंस CEPI है, इसके विस्तारित वित्त पोषण पहल का हिस्सा है। saRNA वैक्सीन शरीर को वांछित एंटीजन बनाने के लिए आवश्यक mRNA है, इसकी प्रतिकृति बनाने के निर्देश देती है। saRNA वैक्सीन में कम खुराक में भी बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता है। इस प्रकार यह मौजूद जो mRNA वैक्सीन है उससे अधिक प्रभावी है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां या घटनाक्रम, तो फर्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी समझौता। तो जो WHO है इसके सदस्य देशों ने WHO महामारी समझौता पर अंतर सरकारी कार्यकारी समूह IGWG है, इसकी अपनी पहली बैठक की है। WHO महामारी समझौता के बारे में जान लेते हैं। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किया गया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। गौरतलब है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय जो कानूनी समझौता WHO तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2003 है। इस समझौते के मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन IHR 2005 के अनुसार इसका उद्देश्य वैश्विक महामारी की रोकथाम और निगरानी को मजबूत करना है। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग PABS प्रणाली, तो इस संबंध में एक अंतर सरकारी कार्य समूह IGWG के माध्यम से PABS का मसौदा तैयार करने और उस पर वार्ता करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो WHO या UNICEF है, इसके 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के बारे में जान लेते हैं। तो कवरेज क्या है? यह 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है। पूरे देश में 9 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है। ये कौन कौन सी बीमारियां? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन की TB, हेपेटाइटिस B और मेनिंजाइटिस व निमोनिया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो UIP है ये भारत के लोक स्वास्थ्य प्रयासों का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। उपलब्धियां क्या क्या हैं? तो पोलियो मुक्त भारत 2014, नवजात शिशु टिटनेस का उन्मूलन 2015 आदि। UIP है, इसके तहत प्रदान की जाने वाली सभी टीकाकरण सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए UWIN प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।